गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी भी अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। और जहाँ तक हमें याद है कि पिछले क्लास में हमने शायद पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए, साउंड जा रही है हमारी, क्लियर है साउंड, ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए इस बार चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में शायद हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कि इनकी संरचना जो होती है दोनों में क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं जो होती है एक तरीके से जंतुओं से क्या होती है, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं की जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से क्या होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। यानी अलग अलग आकार में पाए जाते हैं, उन लोगों में अलग अलग गुणसूत्र भी पाए जाती हैं। उनमें एक गुणसूत्र पाए जाते हैं तो किन में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, किन्हीं में राइबोसोम की संख्या अलग होती है तो किन में कुछ ज़्यादा ही होती है, किसी में किसी कम भी होती है। तो ये सारे के सारे जो अंतर जो है हमने पिछले क्लास में इसको देखा था। लेकिन इस बार हम लोग को देखा क्या करना है बाबू, तो इस बार हम लोग करना है पादप तथा जंतुओं कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, पादप पादप और जंतु कोशिका। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं हम लोग प्लांट एंड एनिमल सेल। यानी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पादप और जंतुओं की कोशिका कैसी होती है, इन दोनों का आकार क्या है, काफी आकार है क्या नहीं है, क्या जो भी है सारा चीज हम यहाँ पे आज देखेंगे आप सभी के बीच। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि पादप और जंतुओं की कोशिका जो होती है बिल्कुल क्या होती है बाबू, भिन्न होती है। यानी कहने का मतलब है इनको इनके आकार एवं उत्पत्ति के आकार पर लगभग संरचनाएं लगभग कुछ समान होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी इनमें कोशिकाएं हैं जिनका आकार जो होता है क्या बाबू, तो बिल्कुल भी भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पादप तथा जंतु कोशिका की जो कोशिकाएं होती हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत ही आते हैं। यानी पादप की कोशिका जो होगी और जंतु की जो कोशिका होती है वो लगभग दोनों की कोशिका क्या होती है, वो सामान्य होती है। यानी कहने का मतलब है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या पाए जाएंगे, तो यूकैरियोटिक कोशिका इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल में, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में पादप तथा जंतु, यूकैरियोटिक कोशिका में पादप तथा जंतु की संरचना लगभग सामान्य होती है। लगभग समान होती है, लगभग होता है यहाँ पे, समझ, पूरा नहीं, लगभग समान होती है। यानी इनके कार्य पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में क्या पाए जाएंगे, तो यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, हमारे पादप और जंतु की संरचनाएं पाई जाती है और इनकी संरचना लगभग क्या होती है, सामान्य होती है। जैसे हम यहाँ पे अंतर के माध्यम से इसमें पढ़ सकते हैं। पहला हमने क्या कर सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में हम क्या कर सकते हैं बाबू, कि पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के अपेक्षा छोटी होती है। और इसमें क्या होगा बाबू, तो पादप कोशिका का आकार जो होगा बल्कि क्या होगा, छोटा होगा। और वही किसमें, तो जंतुओं में कोशिका का आकार जो होगा क्या होगा, काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं कि पादप की जो कोशिका होती है, पादप की कोशिका जो होती है
पादप की कोशिका जो होती है, एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बोले, पादप कोशिका का आकार, यहाँ पे क्या लिखा, पादप कोशिका का आकार, पादप कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, पादप कोशिका का आकार वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण पादप कोशिका का आकार में परिवर्तन, आकार में कर लीजिएगा, आकार में वृद्धि लिख लीजिएगा, आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि के कारण, लिखिए कि पादप की कोशिका का आकार में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण इनका विकास होता है, इनका विकास एवं जंतु कोशिकाओं में, एवं जंतु कोशिकाओं में, जंतुओं में कोशिका, कोशिका का वृद्धि संख्या से होता है, यानी एक तरीके से एक सेल से होता है, संख्या से होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बाबू, तो कहने का मतलब यह है कि पादप की जो कोशिका का आकार में वृद्धि होगा उसका कारण क्या रहेगा बाबू, तो उसमें सेल का जो डिवीजन होता है। लेकिन अगर हम जंतुओं की बात करें तो इसमें क्या होती है, तो जैसे जैसे हम लोग के अंदर संख्याएं का विभाजन होता है, यानी एक कोशिका जो होती है दूसरी कोशिका में बढ़ते हैं, और वही बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जंतुओं में संख्या की वृद्धि जो होगी उसका आकार एवं आयतन क्या होगा, दोनों का आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने क्या कहा, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि सॉरी कपड़ा गया, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पादपों की जो कोशिका होती है, पादप की कोशिका, पादप की कोशिका नियमित आकार के होते हैं, नियमित आकार के होते हैं, नियमित आकार के होते हैं, जबकि नियमित आकार के होते हैं, जबकि जंतुओं की कोशिका, जबकि जंतुओं की कोशिका, जबकि जंतुओं की कोशिका का आकार अनिश्चित होता है, चाहे अनियमित होता है, अनियमित होता है। यानी हमने क्या कहा कि पादप की कोशिका जो होगी उसका क्या होगा, नियमित आकार होता है, लेकिन जंतुओं में क्या होती है, तो कोशिका का आकार जो होता है वो अनियमित होता है। यानी दूसरी भाषा में इसको हम लोग कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में, बोल सकते हैं पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं पादप कोशिकाओं में, पादप यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि पादप कोशिकाओं में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल इसको बोल सकते हैं, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि जंतुओं में, जबकि जंतुओं में इसका अभाव रहता है, जबकि जंतुओं में इसका अभाव रहता है।
यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पादप की कोशिकाएं नियमित आकार के होते हैं और वही जंतुओं की कोशिका जो होती है वो अनियमित आकार की होती है। यानी पादप में पर्णहरित पाया जाएगा, यानी क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के मदद से ही क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और ये जो संरचनाएं होती है ये किसे पाए जाते हैं बाबू, इस संरचनाएं जो होती है जंतुओं में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। यानी जंतु में क्लोरोफिल की संरचना बिल्कुल भी क्या होती है, नहीं होती है। यानी जंतुओं में क्या होगा बाबू, तो क्लोरोफिल की संरचना जो होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जंतुओं में क्या होती है कि जंतुओं में क्लोरोफिल की संरचना जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। और पौधे जो होते हैं, यानी पौधे यानी क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट्स, यानी पौधे जो होते हैं, पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, वही अगर जंतु की बात करें तो जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में करते हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा करते हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा करते हैं, यानी स्टोर करते हैं। यदि हम लोग कहते हैं ना कि रात में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस की जब क्रियाएं इसके अंदर नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन क्या होते हैं बाबू, तो स्टार्च के रूप में अपने अंदर ये स्टोर कर लेते हैं। और वही जंतुओं में क्या होती है, तो इसका जो है जंतुओं में क्या होती है, तो जंतुओं में भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेमी सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी क्या बोल रहे कि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज की बनी होती है और वही जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए। जब तक 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, पानी पी लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि पादप कोशिकाओं में और क्या हो सकता है बाबू। तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम मतलब तरका है। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव
पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, अभाव रहता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में, जबकि जंतु कोशिकाओं में, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। यानी हम लोग क्या बोले कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव रहेगा, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होगा, तो सेंट्रोसोम उपस्थित रहते हैं। और बोल रहा है कि पादप की रसधानी काफी बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। वही जंतुओं में इनका आकार काफी छोटा होता है, काफी छोटा होता है। यानी क्या बोल रहा है कि पादप की कोशिका, पहले फिर से पढ़ लीजिए इसको, यहाँ पे लिखिए। पादप तथा जंतु कोशिका में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, तो अंतर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतर पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे हमने देखा क्या कि पादप जो होती है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो होती है, ये दोनों की संरचनाएं जो होती है लगभग यूकैरियोटिक कोशिकाओं से लगभग सामान्य होते हैं, यानी मिलते ही रहते हैं। यानी पादप कोशिका का जो आकार होगा वो जंतु कोशिका की अपेक्षा में क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है। यानी जंतु का जो आकार होगा क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और पादप के आकार जो होता है काफ़ी क्या होगा, तो छोटा ये होता है। बल्कि पादप की कोशिका का आकार में वृद्धि के कारण इनका विकास होता है, और कोशिका जंतु में क्या होगा, तो जंतु कोशिका में विभाजन कारण, यानी वृद्धि में इसका जितना संख्या ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, तो इसका ज़्यादा विकास होगा। यानी एक सेल से दूसरे सेल जो डिवाइड करते हैं वही से हमारा क्या होता है, तो विकास की क्रिया हमारे अंदर ये होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे हमने क्या कहा कि पादप की कोशिका नियमित आकार के होते हैं। यानी क्या होगा, तो इसमें जो कोशिका होगा एक तरीके से फिक्स रेशियो में आते हैं, यानी एक तरीके से क्या आएंगे बाबू, तो क्यों फिक्स होता है बाबू, क्योंकि इसकी जो संरचनाएं जो होती है बाहर से क्या होती है, कठोर होती है, बहुत ही क्या होती है, कठोर होती है, और कड़वा होते हैं, जो कि आंतरिक कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नियमित आकार बोलते हैं। यानी पादप की कोशिका क्या होगी, तो नियमित आकार के होते हैं। वही जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में इसका आकार जो होगा बिल्कुल अनियमित आकार के होते हैं। यानी जंतु का कोई भी आकार, इसका कोई मतलब सेल का पार्ट नहीं है कि मतलब हाँ एक सेल डिवाइड हुआ तो दूसरा नहीं होगा। ये हमेशा क्या होता रहता है बाबू, डिवाइडेड की क्रिया इसमें हमेशा ये होते ही रहती है। अगला वर्ग की पादप कोशिकाओं में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल के वजह से पौधे जो होते हैं क्या करते हैं बाबू, तो भोजन की क्रिया को संपन्न करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपने अंदर ये भोजन का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। और वही बोल रहे कि जंतुओं में पर्णहरित की उपस्थिति बिल्कुल भी न के बराबर रहती है, यानी होती ही नहीं है। यानी पौधों में क्या होगा, तो कोशिका भित्ति का पर्णहरित जो है वो अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पौधा जो होता है अपना भोजन ये स्टार्च के रूप में जमा करता है। यानी पौधे जो होते हैं, आप सभी को पता होगा कि रात में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, इसलिए दिन में ही इतना ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं कि रात में इनको भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने भोजन को ये स्टार्च के रूप में क्या करते हैं बाबू, तो अपने अंदर ये जमा कर लेते हैं। और जंतु जो होते हैं अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं। यानी पौधे जो क्या करेंगे बाबू, पौधों में होगा तो अपना भोजन जो होगा वो स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में किस में, तो ग्लाइकोजन के रूप में इसके अंतर्गत स्टोर होते हैं। हमने आगे कहा कि पादप की जो कोशिका भित्ति जो होती है, यानी पादप की कोशिका भित्ति जो होगा वो एक तरीके से सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और वही अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में कोई कोशिका भित्ति जो होती है वो बिल्कुल भी
नहीं पाई जाती है। यानी हम लोग के में क्या पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और न कि हम लोगों में क्या पाया जाएगा, तो उसको सेल वॉल पाया जाएगा। यानी सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, न कि जंतु कोशिकाओं में। ये जंतु कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बाबू, तो सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और ऐसा नहीं कि एक तरीके से इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम ठंडे के मौसम में जो भी है चादर वगैरह उड़ते हैं, तो वही हमारा एक तरीके से क्या है, एक सर्ट ही है हमारा, तो बॉडी का एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रहा है। तो इसको हम एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सेल वॉल है। लेकिन इसको हम कभी भी अपने ये तरीके से नहीं बोल पाएंगे कि हाँ जंतुओं में भी क्या होती है, तो सेल वॉल की संरचना जो है वो पाई जाती है। ये कदापि सही नहीं है। यानी पादप जो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होगा, सेल वॉल जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे, जो कि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। और वही जंतुओं में क्या होती है बाबू, तो इसकी अभाव होती है। यानी जंतु कोशिका में इनकी संरचना जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। आगे हमने कहा कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है। सेंट्रोसोम मतलब समझते हैं? नहीं, सेंट्रोसोम का मतलब नहीं समझते जी, आगे बताएंगे इसे हम कि सेंट्रोसोम का इसमें क्या रहेगा, तो अभाव रहता है। और पादप की राजधानी जो होती है काफ़ी क्या होती है, बड़ी होती है, और जंतु की अपेक्षा में क्या होगा, इसका छोटा होगा। यानी जंतु में राजधानी जो होगा वो छोटा आकार का होता है, और पादप कोशिका में क्या होगा, तो काफ़ी बड़ी आकार की ये होती है। यहाँ तक समस्या किसी को भी बच्चे को, इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या अगर है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर कोई है किसी को समस्या जी? मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, मेहनत नहीं करेगा तो काम तो चलने वाला है नहीं। बिना मेहनत के कोई चीज़ है दुनिया में अभी तक संभव नहीं है। कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ को आप देख लीजिए ना, बिना मेहनत के यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया दोस्त। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ताकि आप सभी को पता है कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी एक सपना देखते हैं, कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी एक सपना देखते हैं। और लोग चाहे अपना क्यों ना हो, और लोग चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना देखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपने आप को देना है, यानी अपने आप को देना है, खुद को देना है, कि नहीं पहले हम अपने आप को सक्सेसफुल करेंगे, उसके बाद जो है हमको देखा है इसके अपने आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप दूसरे की अपेक्षा मत करिए, अपना गाइडिंग कीजिए, अपने आप को गाइड कीजिए कि हमको किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। वो सारे के सारे जो है डिपेंड करते हैं वो आप पे, हम पे डिपेंड नहीं करते। हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं कि भाई ऐसे चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, ऐसे चीज़ों को करा जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर इतना ह्यूमिलिटी होना चाहिए कि अब हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जाम में बैठे हुए तो चोरी करवाइए या फिर जो भी करवाइए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप अपने आप पे फोकस करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि जो अकेले में ही नहीं बोलते हैं, वो क्या छोटा सा है उसको बोलते हैं कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता हमारी क्या मचाए, शोर मचाए। ठीक है, इसलिए मेहनत जो है गहराई की तरह करना है। बिल्कुल भी रूम में एकदम पैक हो जाइए और बढ़िया से लगन से पढ़िए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि बिना पढ़े लिखे कोई भी चीज़ संभव नहीं है बाबू। आप अपने आप को रूम में कैद कीजिए, कम से कम 12 से 18 घंटा चाहे 16 घंटा पढ़िए। ताकि हमारा जो तकदीर था हम तो कर लिए, लेकिन आपका जो तकदीर है वो हम कर सकते हैं, भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को पाने की हौसला हो तो हमको कोई रुकने वाला भी इस धरती पर पैदा नहीं लिया है, ठीक है। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। सारे के सारे रास्ते आपके ब्लॉक है। एक स्टडी ही आपका ऐसा है, आपका एक शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको एक दुनिया से लेकर के दूसरी दुनिया तक ले जा सकता है। और स्वर्ग और नर्क जो होता है वो धरती पे ही है, ना कि हमारा जो है आसमान में स्वर्ग और नर्क है, ठीक है। यानी आप अच्छा काम किए तो वही हमारे लिए स्वर्ग है, और आप बुरा काम किए तो वही हमारे लिए क्या है, नर्क का काम करेगा। यानी पढ़ लिख करके अच्छा प्लेसमेंट ले लिए, अच्छा जॉब ले लिए, तो वही हमारा एक तरीके से क्या है, स्वर्ग का काम करेगा। एक तरीके से हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा वो हमारे उसमें क्या होते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। यानी अच्छा आपके पास क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा, आप अच्छी चीज़ों को खा पाएंगे, अच्छी चीज़ों को कर पाएंगे। नहीं होता है, पढ़े होंगे ना जी ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, उसमें बताया गया कि अच्छा हमारे पास सोर्स रहे तो अच्छा चीज़ों भोजन को हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो लगन से पढ़िए, और आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, फिर भी थोड़ा सा लाइन कटा हुआ है, सफोकेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो अगले क्लास में मिलेंगे इस चीज़ को लेकर के, और अगले दिन हम पढ़ाएंगे आप सभी को। भी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, हमारा विसरण और प्रसरण भी बचा हुआ है,
ठीक है। इसके बाद हमारा बचा हुआ है कोशिका विभाजन बचा हुआ है, माइटोसिस, मियोसिस, है ना। और ये सारे के सारे की जो हमारे क्रियाएं हैं सारे बचे हुए भी। और इसके बाद मुख्यतः जो हमारा एक दो और लेक्चर आएंगे। इसके बाद हमारा जो सेल टॉपिक है वो पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद हम आएंगे टिश्यू पे। इसके बाद किसके आएंगे बाबू? टिश्यू पे। और ये कंटिन्यूअस में चलने वाला लेक्चर है बाबू, एक तरीके से भूलिए मत। और स्टडी विथ बिट्टू भाई को, चाहे बिट्टू सर को, जो भी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा से अच्छा आप लोग कमेंट करें। ठीक है, आपको जैसा भी पढ़ाई लगे आप बेहतर तरीके से हमको बता सकते हैं या फिर गाइड कर सकते हैं कि नहीं ये जो पढ़ाया हुआ आपका सर बिल्कुल सही है या फिर गलत है, या फिर यहाँ पे पढ़ाने की आपको ये ज़रूरत है, यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, ये चीज़ भी आप लोग बता सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है मे भी ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी हर इंसान के पास होता है और उसमें परखना और ना परखना ये सब किसके पास है? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इसलिए बेहतर बनिए, बेहतर चुनिए, बेस्ट पढ़िए और बढ़िया कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया से आप लोग पढ़िए और जय हिंद। थैंक यू।